11वां प्रश्न को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 11वां प्रश्न क्या है सुनिए। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? बंद जो है शब्द जो है असंवैधानिक है। अब चलिए, तो वो करने वाला और कोई नहीं, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी केरल। मतलब सबसे पहले जो है केरल जो राज्य है, क्या दिखेगा केरल राज्य का मतलब केरल राज्य उच्च न्यायालय भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है? ने घोषणा की थी कि बंद जो है असंवैधानिक है। अब बंद क्या है? चलिए अब जानते हैं। तो सुनिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत जो है कुमार, यहाँ पे सुनिए, भरत कुमार हैं। कौन है? भरत कुमार। बनाम केरल राज्य मामले। मतलब भरत कुमार और केरल राज्य के बीच का विवाद की बात हो रही है। इन दोनों के बीच में हुआ था। तो केरल राज्य मामले 1997 मतलब 1997, ठीक है? 97 में जो है केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया। क्या कर दिया? असंवैधानिक मतलब घोषित कर दिया और निर्णय दिया कि बंद का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के 1 के क में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है। समझ गए? मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो मतलब जैसे हड़ताल-उड़ताल करते हैं, उसी की बात हो रही है। जैसे किसान लोग हड़ताल कर देते हैं, बंद शब्द उसी को बोला गया है। बंद मतलब हड़ताल, और हड़ताल करना जो है असंवैधानिक है। बस इतना जान लीजिए। तो इस तरह का जो शब्द है वो मौलिक अधिकार में नहीं है, ये जान लीजिए। और ये मामला आया था भरत कुमार और केरल राज्य के मामले में, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था बंद को, बंद मतलब हड़ताल को। और ये आर्टिकल 19 के 1 के क में जो है वर्णित व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं आता, ये जान लीजिए। चलिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? बताएंगे, निम्नांकित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? कौन किया था बताइएगा? तो वो किए थे ऑप्शन नंबर बी, के एस हेगड़े ने किए थे। के एस हेगड़े जी का नाम आता है। अगर बात करूं आगे, चलिए जानते हैं इनके बारे में, ऐसा सवाल क्यों आया। तो सुनिए, पूरा नाम है न्यायमूर्ति के एस हेगड़े ने 17 जुलाई 1967 मतलब 1967, ठीक है 67 से लेकर 30 अप्रैल 1963 तक मतलब 30 अप्रैल 1973 तक जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके थे, ये जान लीजिए, न्यायाधीश। और 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक 21 जुलाई से लेके 21 जुलाई 1977 से लेके 21 जनवरी 1980 तक जो है लोकसभा के अध्यक्ष मतलब लोकसभा स्पीकर के पदों पर सुशोभित रहे, मतलब सुशोभित किए गए, सुशोभित रहे। तो यही बोला गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके थे और लोकसभा के अध्यक्ष के भी पद पर रहे थे। कौन? तो आपको के एस हेगड़े जी रहे थे और वही बताया गया है कि कब से कब तक वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे। तो आप याद रखिएगा 1967 से लेके 1973 तक रहे थे। और लोकसभा अध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो 21 जुलाई 1977 से लेके 21 जनवरी 1980 तक रहे थे। ये जान लीजिए बस। देखिए 13वां प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो उच्चतम न्यायालय को क्या प्राप्त है बताइए? तो डी, मूल अपीलीय कहिए, अपीलीय अपरामर्श क्षेत्राधिकार, ये सब जो है भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। चलिए उच्चतम न्यायालय की बात है तो पढ़ लेते हैं। तो सुन लीजिए, उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। क्या किया गया है? व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। जैसे मूल क्षेत्राधिकार, क्या है मूल क्षेत्राधिकार? ओरिजिनल जो होता है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र राज्य विवाद और दो से, यहाँ पे उल्टा हो गया है, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद आदि की बात जो है इसके अंतर्गत आता है। समझ गए? मतलब उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, व्यापक रूप से दिया गया है, बड़े स्तर पे दिया गया है। जिसमें पहला है आपका मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो केंद्र राज्य के बीच अगर विवाद हो रहा है और दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद है, ये आ जाएगा आपको। उच्चतम न्यायालय काम करेगा, इसके बारे में सुधार करेगा, जो भी करेगा न्याय करेगा, ये जान लीजिए। अब देखिए अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्याय मतलब न्यायालय है। क्या है? अंतिम अपीलीय न्यायालय है।
तो एक बात जान लीजिए, दूसरा जो आप देख रहे हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय का ही निर्णय अंतिम निर्णय होगा और यही निर्णय आपको माना भी जाएगा। अब चलिए, उसे याद रखना है, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, उसे संवैधानिक, दीवानी तथा डांडिक, क्या है? डांडिक आदि विषयों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार है। मतलब उच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, निर्णय के विरुद्ध अगर बात करें, तो अपील सुनने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय को। ठीक है? ये जान लीजिए। तथा ये अपीलीय क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है ना? अपीलीय क्षेत्र में ही ये आ रहा है। संवैधानिक, दीवानी, डांडिक आदि विषयों में जो है, तो अपील सुनाने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को है। अगर उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अगर ऐसी बात है, अपील सुनाने की बात है, तो इसका अधिकार हमारे उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। ठीक है? तीसरा देखिए, तीसरा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है, राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो है डी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से ली जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। क्लियर हो गया? अब सुनिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति का जो है प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 में किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का बताइए कौन से आर्टिकल में चर्चा है, तो आप बताइएगा आर्टिकल 124 के 2 में चर्चा है, मतलब 124 के 2 में चर्चा है। इसके अनुसार अगर देखें, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से जो है परामर्श करेगा। क्या करेगा? परामर्श करेंगे। मतलब राष्ट्रपति जो है, इसके अंतर्गत 124 के अंतर्गत और भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और जो भी राष्ट्रपति उचित समझे वो निर्णय वो ले सकते हैं, वो फैसला लेंगे, जो परामर्श उनको अच्छा लगेगा, उचित लगेगा, सही लगेगा, ये जाने। किंतु मुख्य न्यायाधीश से अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में जो है मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए, अगर किसी न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करना है, नियुक्ति करना है, तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य है, ये जान लीजिए। 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है, मतलब इसका मतलब है कि, क्या मतलब है? मतलब क्या है ये पूछ रहा आपसे। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं, जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी मतलब मानने के लिए होते हैं। ठीक है, आगे चलिए और सुनिए। संविधान के अनुच्छेद 129 मतलब आर्टिकल 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, अभिलेख न्यायालय होगा। समझ गए? आर्टिकल 129 के तहत क्या हुआ है, कहा गया है या उसमें सम्मिलित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड रखेगा। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है, अभिलेख न्यायालय से मतलब है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। साक्ष्य के रूप में रखना है मतलब आपको कागज के रूप में या कोई प्रूफ के रूप में रखना है, तथा भारत में सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं। सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है जो अभिलेख है। जब उच्चतम न्यायालय ये साक्ष्य रख सकते हैं, तो आपको भी रखना है, ये जान लीजिए। तो उच्च न्यायालय के मतलब जितने भी सभी न्यायालय हैं, सभी न्यायालय को बाध्यकारी होते हैं एवं न्यायालय को अपनी जो है क्या बोलते हैं, अब मानना के लिए दंड देने का अधिकार है। चलिए 16वां प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है करता है, तो वो राष्ट्रपति द्वारा करता है, मतलब राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति, है ना? जानते हैं इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार, 126 के अनुसार, आर्टिकल 126 के अनुसार, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति मतलब अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, मतलब मान लीजिए किसी कारण से वो काम ना कर पाए,
उस करने योग्य न हो, असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को भी याद रखिएगा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, मतलब जस्टिस बना सकता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकता है, मतलब कुछ समय के लिए वो मुख्य न्यायाधीश बना देगा। अगर मान लीजिए अनुपस्थित हों, किसी वजह से असमर्थ हों, तो उनकी जगह पे नया नियुक्त कर देगा, नया नियुक्त किया जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होगा। ये आर्टिकल कौन से में कहा गया है? आर्टिकल 126 और 126 में कहा गया है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न को ध्यान से सुनिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। समझ गए? तो आपसे पूछेगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करने की बात हो या वृद्धि करने की शक्ति की बात हो, तो किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। चलिए सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 124 के 1, ठीक है, आर्टिकल 124 के 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। किसमें निहित है? संसद में निहित है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर संख्या में वृद्धि करनी है, ये शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। कौन से आर्टिकल में ये जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 124 के 1 के तहत कहा गया है। अब बात करते हैं मूल संविधान की बात करते हैं। मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब मूल संविधान में अगर देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। तो एक बात ध्यान रखना है, उच्चतम न्यायालय की अगर बात करें तो एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये तो आप जानते हैं, और 7 अन्य न्यायाधीश की भी व्यवस्था की गई है, ये जरूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ये मूल रूप से, मतलब वास्तविक रूप से बात हो रही थी। अब वर्तमान में बात करते हैं, तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है, मतलब 34 है। समझ गए? मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जो न्यायाधीश हैं मिलाकर, दोनों मिलाकर 34 संख्या हो गया है वर्तमान में। क्लियर हो गया? 34 हो गया है। 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न क्या है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? बताइए, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 5। कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए। संविधान के अनुच्छेद 145 के 3 के अंतर्गत, मतलब आर्टिकल 145 के 3 के अंतर्गत अंतर्गत संविधान के निर्वाचन से संबंधित किसी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जाएगी, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 145 1 के अनुसार, मतलब 145 1 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या किसी विधि का, याद रखिएगा, उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को जो है विनियमन के लिए नियम बना सकती है, मतलब नया रूप से नियम नए रूप से तैयार कर सकती है, उसमें उथल पुथल भी कर सकती है। कहने का मतलब कि दल बदल भी कर सकती है, बदल सकती है। शब्द को समझिएगा, ठीक है? पद्धति प्रक्रिया में जो है उलट पलट कर सकती है, ये जान लीजिए, ये राष्ट्रपति कर सकता है। और ये आर्टिकल 145 में किया गया है, 145 के 1 में इसकी चर्चा है। ठीक है, क्लियर हो गया? और 145 3 के अंतर्गत क्या हुआ है कि निर्वाचन से संबंधित किसी मामले को सुनवाई करने का कम से कम 5 न्यायाधीशों की जो है संविधान पीठ द्वारा की जाएगी, मतलब 5 होना जरूरी है। चलिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? बताइए कौन सा? तो आर्टिकल अनुच्छेद 137, आर्टिकल 137, ठीक है, याद रखिएगा। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के अनुसार पुनरावलोकन हेतु अधिकृत है? तो अनुच्छेद 137 के तहत ये अधिकृत है, मतलब मान्य है। चलिए अब जानते हैं, तो सुन लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार, मतलब 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय जो लेते हैं, जजमेंट या आदेशों, मतलब ऑर्डर के जो है पूर्णावलोकन कहिए, पूर्णाविलोकन कर सकते हैं, अधिकार दिए गए हैं। रिव्यू का अधिकार दिया गया है, पूर्णावलोकन मतलब रिव्यू का अधिकार दिया गया है। क्लियर? 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक
कि जो है दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी है? तो किस केस में बनी है बता सकते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक अगर दूसरी सबसे बड़ी अगर संविधान पीठ जो है कौन सी केस में बनी है, तो वो बनी है ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ केस में बनी है। किसके? गोलकनाथ केस में बनी है। अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए ये पढ़ चुके थे हम लोग शुरू में ही। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला, मतलब पंजाब राज्य और गोलकनाथ के बीच एक विवाद हुआ था, इन दोनों के बीच हुआ था, जो कि 1967 की बात हो रही है, 1967 की बात हो रही है, 1967 की बात हो रही है। इस मामले में क्या हुआ था? 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनाई गई। कितने संविधान की? 11 न्यायाधीशों की, मतलब लोग थे, 11 न्यायाधीश थे। उनकी एक संविधान पीठ बनाएगा संविधान के रूप में, जो उच्चतम न्यायालय की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ थी। ये दूसरी थी, पहली तो बाद में बात करूँगा, दूसरी थी, याद रखिएगा। और दूसरी जो है सबसे बड़ी थी, जबकि सबसे बड़ी जो है 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ जो है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य मामला, जो कि 1973 में बनाई गई थी, ये सबसे बड़ी थी, जो कि प्रथम माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी के रूप में माना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी अगर पूछ लेता तो आपका गोलकनाथ और पंजाब राज्य के बीच का विवाद की बात करते हैं। और अगर मान लीजिए सबसे बड़ी, तो 13 न्यायाधीशों का बना था, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले के बीच हुआ था 1973। देखिए 21वां प्रश्न क्या है? उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली से करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से करता है। तो चलिए अब जानते हैं, सुनिए। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है, और यह सभी मामलों की जो है सुनवाई यही करता है। तो उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, ये हम जानते हैं, और सभी मामले, जितने भी मामले की सुनवाई होती है वो दिल्ली में ही होती है, मतलब यहीं पे होता है। परंतु संविधान का अनुच्छेद 130 आर्टिकल 130 यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक से संबंधित निर्णय ले सकता है। समझ गए? मतलब राष्ट्रपति के अनुमोदन से, अप्रूवल से, याद रखिएगा, वो दिल्ली के अतिरिक्त कहीं भी अन्य स्थानों पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक संबंधी निर्णय ले सकता है, कहीं भी। जरूरी नहीं कि दिल्ली में, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन से, अप्रूवल होगा तभी। चलिए 22वां प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है बताइए? तो ये आता है ऑप्शन नंबर सी, मूल्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। बस इतना जान लेना है। ठीक है, अब जानिए, तो सुनिए। उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 131 में किया गया है। तो अनुच्छेद 131 में क्या किया गया है? उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? मतलब आर्टिकल 131 के अनुसार क्या किया गया है कि केंद्र और राज्य के मध्य विवाद जो हो रहा है, या दो या अधिक राज्यों के मध्य विवाद है, ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद हो, ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी विवाद हो, तथा मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद आदि सम्मिलित किए गए हैं आर्टिकल 131 के अनुसार, मतलब आर्टिकल 131 के अनुसार। क्लियर हो गए? ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब मूल क्षेत्राधिकार की बात हो रही है। देखिए, बात करते हैं 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय मतलब क्या बोलते हैं उसे? जस्टिस ऑफ कोर्ट ऑफ, किस अभिलेख को कहा जाता है? बताइए जल्दी फटाफट। तो ये सी है, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। आप जानते हैं, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय बोल दिया तो भी दिक्कत नहीं, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं, तो सुनिए। अभिलेख न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जहां रिकॉर्ड रखा जाता है, का उपबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 129 में किया गया है अभिलेख न्यायालय का। 129 में उच्चतम न्यायालय के लिए एवं अनुच्छेद 215 मतलब 215 में उच्च न्यायालय के लिए किया गया है। तो आपसे पूछेगा अभिलेख न्यायालय की बात करें तो दोनों में है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, लेकिन आर्टिकल दोनों में अलग है। अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय की बात की गई, मतलब जोड़ा गया है, और अनुच्छेद 215 के तहत क्या किया गया? उच्च न्यायालयों के लिए किया गया है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय के लिए, ये क्लियर, और अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय के लिए किया गया है। बस इतना। 24 क्वेश्चन नंबर है कि जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो सी, न्यायिक पहल द्वारा की गई है। क्या किया गया है? न्यायिक पहल द्वारा की गई है। अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए। जनहित याचिका, ठीक है,
जनहित याचिका का प्रारंभ जो है 1980 के दशक में अमेरिका में हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि ये जो अमेरिका में क्या हुआ था, जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था और कब हुआ था? 1980 में। इसे भारत में प्रारंभ करने का श्रेय जो है उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी.एन. भगवती एवं वी.आर. कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा जो अमेरिका में शुरू हुआ जनहित याचिका, है ना? जो कि 1980 में हुआ था। अब भारत में प्रारंभ करने का श्रेय पूर्व न्यायाधीश को जाता है, जो कि 2 व्यक्ति थे, बता देते हैं, पी.एन. भगवती और बी.आर. कृष्णा अय्यर को जाता है। ठीक है? न्यायालय की पहल के बाद ही जनहित याचिका का दौर प्रारंभ हुआ था। न्यायालय की पहल के बाद ही जो जनहित याचिका है उसका दौर प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। इसके तहत जो है कोई व्यक्ति या समाज का कोई वर्ग जिसके विधिक अधिकारों का जो है हनन हुआ है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी समाज के वर्ग हो, उनके अगर किसी भी तरह का विधिक कहिए या उनका हनन हो, हानि हो, हुआ है, तो वह स्वयं या अन्य कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। अगर हनन हो रहा है या आपको कुछ गलत लग रहा है, समाज रूप से या खुद स्वयं का, तो याद रखिएगा वो याचिका दायर कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में, कहीं भी, दोनों जगह पे। 25वां प्रश्न की बात करते हैं। 24 प्रश्न हो चुके हैं, 25वां प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो प्रतिबंधित किया गया है, तो कौन से आर्टिकल में इसकी चर्चा है? तो आर्टिकल बी, मतलब आर्टिकल 122 की बात करते हैं। आर्टिकल बी नहीं, बी नंबर में जो अनुच्छेद 122 है, उसमें किया गया है। तो अनुच्छेद 122 के अंतर्गत ये किया गया है, याद रखना है। अब चलिए जानते हैं। तो एक लाइन में है, संविधान के अनुच्छेद 122 के अनुसार न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है? ये जान लीजिए। संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है, ये जान लीजिए। यहाँ पे सवाल क्या था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना जो है प्रतिबंधित किया गया था। अब प्रतिबंधित मतलब जांच नहीं कर सकते। तो वही तो यहाँ पे बोल रहा है कि जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है, प्रतिबंध किया गया है। चलिए सुनिए, 26 क्वेश्चन नंबर है कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर डी, भारत और अमेरिका दोनों में प्रचलित है। किसमें? दोनों में प्रचलित है। ये जान गए? अब चलिए सुनिए, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में यह प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। किसमें? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, डायरेक्ट रूप से नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित किया गया है न्यायिक पुनरावलोकन को। ठीक है? न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा जो है पूर्ण विचार करना और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाने पर उसे रद्द कर देना। सुनिए, देखिए ये तो आप जान गए कि अनुच्छेद 13 में निहित है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है कि अर्थ यही है कि कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर जो है न्यायालय द्वारा ही पूर्ण विचार करना, मन करेगा तो पूर्ण विचार करेगा, और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाने पर, मतलब गलत पाए जाने पर उसे रद्द कर देना का जो है अधिकार दिया गया है। क्लियर हो गया? 27वां प्रश्न की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो कैसे निर्धारण किया जाता है? तो संसद द्वारा किया जाएगा, पार्लियामेंट द्वारा निर्धारण किया जाता है। ये तो आप भी जानते हैं। चलिए हम जानते हैं, ये तो बहुत ईजी है और जल्दी खत्म करेंगे इसको। तो संविधान के अनुच्छेद 125 के 1 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 125 के 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित होंगे। किसके द्वारा होंगे? संसद विधि द्वारा होंगे। मतलब न्यायाधीशों के वेतन निर्धारण किए जाते हैं संसद द्वारा। तो आर्टिकल 125 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अगर वेतन की बात की जाएगी तो संविधान विधि द्वारा दिया जाएगा, संविधान विधि द्वारा निर्धारित होता है। बस इतना जान लीजिए। चलिए 28वां प्रश्न की बात करते हैं। 28वां प्रश्न है कि विधायिक शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित जो है किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, संसद को दिया गया है। ये सब संसद, देखिए विधायक शक्तियों की अगर संघीय सूची में अगर बात करें, सम्मिलित किए तो किसी विषय के संबंध में अगर भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया जाएगा तो वो है संसद को।
संसद द्वारा ही दिया जाएगा। तो जान लीजिए यहाँ पे कि संविधान के अनुच्छेद 138 के 1 के अनुसार विधायिक शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित जो है किसी भी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 138 के 1 के अनुसार दिया गया है। अब किसी भी विधायक शक्तियों की बात हो, संघीय सूची में अगर सम्मिलित करना है, तो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार सिर्फ आपको पार्लियामेंट को, मतलब संसद ही ये काम कर सकता है। चलिए 29वां प्रश्न की बात करते हैं। 29वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालयों की जो है कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? कौन करती है? तो ऑप्शन नंबर सी है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का काम करती है, ये जान लीजिए। अब उत्प्रेषण चलिए हम जानते हैं, तो सुनिए। उत्प्रेषण की बात करते हैं। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध, उत्प्रेषण प्रतिषेध दोनों रीट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी जो है की जाती है। ठीक है, सेट्योरेरी बोला जाता है, सेट्योरेरी भी बोल सकते हैं, सेट्योरेरी, 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 सेट्योरेरी। और याद रखिए उत्प्रेषण का होता है। आगे बात करते हैं, प्रतिषेध रीट की बात करते हैं। ये सब रीट है, ठीक है। प्रतिषेध रीट कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने तथा उत्प्रेषण रीट कार्यवाही की समाप्ति या निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। 30वां प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर जो है सलाह लेने का अधिकार किसे है? तो विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार जो है वो हमारे राष्ट्रपति को है। किनको है? राष्ट्रपति को है। ये हम जान गए। अब चलिए इनको हम जानते हैं और देखते हैं। तो सुनिए, उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार हमको राष्ट्रपति को है। मतलब उच्चतम न्यायालय से जो विधि का प्रश्न लेना है या सलाह लेने की बात हो तो राष्ट्रपति करेगा, ये तो हम जानते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार, अनुच्छेद 143 के अनुसार हम लोग देखें तो राष्ट्रपति किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। हाँ, तो ये अगर बात करें उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की बात हो और राष्ट्रपति ले सकता है, तो कौन सा आर्टिकल में इसकी चर्चा है? तो अनुच्छेद 143 में इसकी चर्चा है, 143 में है। न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब चाहेगा तो न्यायालय सलाह देगा, नहीं तो बाध्य नहीं है, इसे रोक टोक नहीं है। किंतु यदि मांगी गई सलाह का संबंध संविधान के लागू होने से पूर्व किसी विषय से है तो सलाह देना अनिवार्य है। अगर संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, होने से पूर्व से पहले किसी विषय से है तो सलाह देना अनिवार्य है, सलाह फिर देगा। परंतु राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर राष्ट्रपति इस सलाह को माने या न माने, राष्ट्रपति के हाथ में। 31वां प्रश्न क्या है कि भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जो है ऑप्शन नंबर बी जनहित याचिका से। किससे? जनहित याचिका से। क्लियर हो गया? अब सुनिए, न्यायिक सक्रियता का अर्थ है कि जब न्यायपालिका अपनी न्यायिक भूमिका से आगे बढ़कर कार्यपालिका या विधायिका की भूमिका में हस्तक्षेप करने लगे तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। मतलब मान लीजिए कार्यपालिका है, विधायिका है, उसमें भूमिका देने लगा, हस्तक्षेप करने लगा, तो इसी को कहा गया न्यायिक सक्रियता। ठीक है, न्यायपालिका अपने अगर न्यायिक भूमिका से आगे बढ़ जाए, मतलब आगे बढ़ के भूमिका देने लगे, काम करने लगे, उसमें इन्वॉल्व होने लगे, हस्तक्षेप करने लगे, तो उसी को न्यायिक सक्रियता कहते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का स्रोत जो है संविधान नहीं है। मतलब न्यायिक सक्रियता का स्रोत अगर पूछे, संविधान नहीं है, बल्कि इसका संबंध जो है जनहित याचिका से है। ये इसमें संविधान से कोई संबंध नहीं है न्यायिक सक्रियता को, समझ गए? ये जुड़ा हुआ बस है जनहित याचिका से, समझ गए? संविधान में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ जनहित याचिका से संबंध रखता है, ये बस जान लीजिए। सुनिए, इसमें बात करते हैं 32 क्वेश्चन नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त मतलब हटने का आयु क्रमशः है। तो सेवानिवृत्त होने का अंतिम बताइए क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष व 62 वर्ष, 65, 65 और 62 वर्ष, यही बताया गया है। ये जान लीजिए। अब चलिए यहाँ पे जानते हैं और ये फटाफट भागते हैं क्योंकि ये सवाल तो पूछते रहता है, आप जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हो व उच्च न्यायालय हो, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की बात करें, मतलब रिटायरमेंट की बात करें, हटने की बात करें, आयु क्रमशः होते हैं 65 वर्ष, याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष, उच्च न्यायालय का 62 वर्ष होती है। बस इतना जान लीजिए। सेवानिवृत्त आयु में परिवर्तन संसद द्वारा किया जाता है। ये जो है अगर सेवानिवृत्त करना है और उनकी आयु में अगर परिवर्तन करना है तो संसद करेगा, पार्लियामेंट करेगा। और जान लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की अगर बात करें तो आयु 62 वर्ष, याद रखिएगा, ठीक है, 62 वर्ष या 65 वर्ष करने संबंधी प्रस्ताव संसद में विचार धारणीय है।
मतलब अगर मान लीजिए उच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की बात करें, तो संसद चाहे तो 62 वर्ष कर सकता है या 62 वर्ष से 65 वर्ष भी कर सकता है। क्लियर हो गया? तो दोनों ध्यान रखना होगा और दोनों में लागू होगा। यहाँ पे मैंने 65 वर्ष बोले सर्वोच्च न्यायालय का, 62 वर्ष बोले, तो ऐसा नहीं कि ये मत समझिएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय का घट भी सकता है, 62 वर्ष भी हो सकता है। नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय का 65 ही रह सकता है। उच्च न्यायालय का भी 65 हो सकता है, नहीं तो 62 ही रह सकता है। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए तो 62 से 65 बताया गया है, तो ये क्लियर रहिएगा। यहाँ पे 33वां प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की सबसे बड़ी खंडपीठ जो है किस केस में बनी? तो हम जानते हैं केशवानंद भारतीय केस में। खंडपीठ खंडपीठ कहने का मतलब संविधान पीठ, ठीक है? संवैधानिक पीठ बोलिए, चाहे न्यायिक पीठ बोल सकते हैं, है ना? तो उसी को खंडपीठ कहा गया। तो आप जानते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा जो था खंडपीठ, संविधान पीठ बना था। संविधान जो न्यायाधीश बने थे, 11 न्यायाधीश जो हुए थे, जो कि पंजाब और गोलकनाथ के बीच हुआ था, वो दूसरा सबसे बड़ी थी। और इसमें केशवानंद भारती में जो हम पढ़े थे, 13 न्यायाधीशों की जो है संविधान पीठ बना था। और ये जो है केशवानंद और केरल राज्य के बीच हुआ था विवाद, वो आप जानबे करते हैं। तो उसी का बात है। तो सबसे बड़ा तो यही है ना, केशवानंद भारती। अब चलिए जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। उच्चतम न्यायालय की सबसे बड़ी खंडपीठ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला में गठित की गई, जो कि 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में ये मामला आया था। हैं कुल 13 न्यायाधीश हैं। कितने हैं? कुल 13 न्यायाधीश सम्मिलित थे। तो ये सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सबसे बड़ी अगर बात करें, उच्चतम न्यायालय की अगर बात करें दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ मतलब संविधान पीठ, तो वर्ष 1967 में मतलब 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब जो है पंजाब बाद में गठित की गई। मतलब गोलकनाथ और पंजाब के बीच विवाद जो था, पंजाब राज्य के बीच विवाद था, वो गठित की गई थी। तो दूसरी सबसे बड़ी थी, ठीक है? इसमें जो है न्यायाधीशों की अगर संख्या पूछे तो 11 थी। तो ये दूसरा हो गया। पहला तो आपका केशवानंद भारती। क्लियर हो गया? देखिए 34वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ होता है क्या? वो होता है इस ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है ए, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में जो है प्रख्यापन, क्या है? प्रख्यापन क्या है? करने का न्यायपालिका का अधिकार है। किसका अधिकार है? न्यायपालिका का अधिकार है। क्लियर हो गया? अब चलिए जानते हैं इसके बारे में, जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद, विभिन्न आर्टिकल, जिसमें अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131 से लेके 136 तक, अनुच्छेद मतलब 131 से लेके 136 तक, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 372 के अंतर्गत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों की जो है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त है। इतने आर्टिकल में आर्टिकल 13, 32, 131 से 136 जो है, 143 जो है, 145, 226, 227, 245, 246 और 372, ये सब जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल सिर्फ संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से। इतना तो याद रखोगे आपको। और ये जो है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है। और इस सब आर्टिकल में सम्मिलित है और सिर्फ न्यायपालिका से संबंधित है, मतलब सर्वोच्च और उच्च न्यायालय से संबंधित। इसके अंतर्गत याद रखिएगा, केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। तो संवैधानिकता के रूप में जांच की जाती है, ये जान लीजिए। तीसरा प्रश्न है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? बताइए, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो वो होगा डी, संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा होगा। किसके द्वारा? 348 के द्वारा होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 348 द्वारा होगा। तो जान लीजिए। तो सुनिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उल्लेख है कि 348 में उल्लेख क्या है कि संसद द्वारा विधि बनाकर उपबंध किए जाने तक उच्चतम न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालय में, याद रखें, प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियों को अंग्रेजी भाषा में संपन्न होगी, या कोई भी कार्यवाहियों की अगर बात करें तो अंग्रेजी भाषा में ही संपन्न होगी, ये ध्यान रखना है। और ये आर्टिकल 348 के तहत उल्लेख किया गया है, बस इतना जान लीजिए। और इस संसद द्वारा विधि बनाकर हुआ है, अब विधि के उपबंधों के द्वारा हुआ है, याद रखिएगा। 36 क्वेश्चन नंबर। 36वां क्वेश्चन नंबर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो राज्य के, ऑप्शन नंबर बी, राज्य की समेकित
निधि से। समेकित निधि क्या है? चलिए जानते हैं। तो ये जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 202 के 3 के अनुसार 202 के 3 के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। मतलब राज्य की संचित निधि देगा, चार्ज करेगा, वेतन देगा, है ना? आप जानते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन कौन देगा? राज्य के संचित निधि। वेतन की बात हो रही है, पेंशन की नहीं। और ये किसमें चर्चा है? तो अनुच्छेद 202 के 3 के अनुसार कहा गया है। अब चलिए, किंतु अनुच्छेद 112 के 3 में 112 आर्टिकल 112 के 3 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन की बात करें तो भारत के संचित निधि पर भारित है। पेंशन जो दिया जाएगा, रिटायरमेंट जो दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा, मतलब रिटायरमेंट होता है, पेंशन जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपको भारत के संचित निधि पर। जबकि सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है? तो ये तो जान गए कि जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर वेतन की बात हो या पेंशन की बात हो तो भारत के संचित निधि से ही दिया जाता है, ये आप जानते हैं। चलिए 37 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट जिसे कहते हैं, इसका पुत्र जो है कौन है? मतलब भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट की बात करें, इसका मानस पुत्र हैं। कौन है मानस पुत्र? वो है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। मतलब मोबाइल से भी आपका कोर्ट काम चलेगा, मोबाइल कोर्ट भी बन गया है। इसके जो है मानस पुत्र कहने का मतलब कि इसके चलाने वाले, लाने वाले कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। समझ गए? अब देखिए, भारत में जिसे मोबाइल कोर्ट बोलते हैं उसे चलित न्यायालय बोला जाता है। चलते-चलते आप काम कीजिए। तो भारत में चलित न्यायालय की परिकल्पना भारत के पूर्व राष्ट्रपति व वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जो थे भारत के जो हैं राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे और वैज्ञानिक भी थे। आप जानते हैं उनको। भारत की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने हरियाणा राज्य में या हरियाणा राज्य के मेवात जिले में या जिले के पुन्हाना क्या है? पुन्हाना में जो है 4 अगस्त 2007 को किया था। ये बात सवाल आपको समझ में आया? नहीं आया तो सुनिए। एक चीज़ जान लीजिए, भारत की पहली अगर मोबाइल अदालत की बात करें, उद्घाटन की बात करें, शुरुआत जो है करने वाले जो हैं हमारे लाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन भारत में पहली बार मोबाइल अदालत का उद्घाटन जो हुआ, कहाँ हुआ? तो एक जान लीजिए उद्घाटन जो हुआ था एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम केजी बालकृष्णन है। तो केजी बालकृष्णन जो थे हरियाणा राज्य के एक मेवात की बात करें, मेवात जिले के पुहाना में, हरियाणा राज्य के मेवात जिले के पुहाना में 4 अगस्त 2007 को किया था। कौन किए थे? केजी बालकृष्णन ने। हरियाणा राज्य के एक मेवात है, मेवात के जिला पे पुहाना एक जगह है, प्रयोग में लाए और जब प्रयोग हुआ तो मोबाइल प्रयोग किए थे, इतना जान गए? अब चलिए आगे चलते हैं। प्रयोग किए थे ये जान लीजिए। अब मोबाइल की बात करें तो मोबाइल न्यायालय डॉक्टर कलाम का मानस पुत्र कहा जाता है। तो मोबाइल न्यायालय को ही डॉक्टर कलाम का मानस पुत्र कहते हैं। चलिए 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न सुन लीजिए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? बताइए किस एक का क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप में? तो हम जानते हैं कोलकाता का, ये तो हम जानते हैं, ऊपर ही पढ़े थे मिलान करने वाला में। उसका आंसर हम नहीं दिए थे, उसका आंसर ए होगा, ठीक है? जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप था, बॉम्बे उच्च न्यायालय था। तो देखिए, वर्तमान में ऐसे 7 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 7 उच्च न्यायालय हैं, जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्य संघ राज्य क्षेत्र पर है, जो निम्नलिखित हैं। संघ राज्य क्षेत्र पर है, मतलब अधिकारिता अगर बात करें तो एक से अधिक राज्य पे, मतलब संघ राज्य क्षेत्र पर भी है, याद रखना है। जो कि सबसे पहले जान लीजिए कि उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो बॉम्बे उच्च न्यायालय। बॉम्बे उच्च न्यायालय में कौन-कौन सम्मिलित होंगे राज्य, कौन-कौन केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित होंगे? तो सुनिए, महाराष्ट्र तो होगा ही, महाराष्ट्र का काम मुंबई, महाराष्ट्र में ही होगा। महाराष्ट्र का तो बॉम्बे उच्च न्यायालय है तो उसी में होगा। गोवा का भी जो भी है उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय में सम्मिलित होगा। दादर, नागर हवेली और दमन दीव, ये भी जो है आपका जो भी इन दोनों का मामला होगा, वो बॉम्बे उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। ये हो गए। अगर बात करें कोलकाता उच्च न्यायालय में, तो हम कोलकाता उच्च न्यायालय में तो हम जानते हैं कि बंगाल तो होगा ही, क्योंकि बंगाल का जो भी काम होगा कोलकाता उच्च न्यायालय में होगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी काम उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय में ही होगा, ये भी आप जानते हैं। और सुन लीजिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक बात जान लीजिए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पहले 7 थे, जिसमें से 3 तो हट गए, आप जान गए। तो बचे कितने? अब चलिए जानते हैं। तो बचे हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। ये जो 4 राज्य है, ये जान लीजिए इसका काम जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय से ही होगा। याद रखिएगा, जो भी काम होगा इस सब राज्यों का, वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में फैसला होगा। अब 3 था वो हटा दिया गया, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे। अब चलिए उसके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे, हम पढ़ा चुके हैं। अब बताइए कौन-कौन था?
ठीक। केरल उच्च न्यायालय, अब केरल उच्च न्यायालय में केरल और लक्षद्वीप हो गया, देखिए लक्षद्वीप आ गया केरल में, आप जानते हैं ये सब मिलान किए थे हम। केरल उच्च न्यायालय में केरल का तो होगा, ये आप जानते हैं, लेकिन लक्षद्वीप का भी निर्णय आपका उच्च न्यायालय केरल में ही होगा। अब मद्रास उच्च न्यायालय में आप जानबे करते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय में तमिलनाडु का भी काम होगा, क्योंकि तमिलनाडु याद रखिएगा, और पुडुचेरी का भी होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो पुडुचेरी लोग को भी मद्रास उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। अगर बात करें पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की बात करें, तो पंजाब का तो होगा ही, हरियाणा का भी होगा, चंडीगढ़ का भी होगा। तो ये तो सिंपल है, तो इसमें हमको नहीं लगता। अब देखिए यहाँ पे है कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की बात करें, तो जम्मू और कश्मीर तो होगा ही, लद्दाख का भी आपको जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में ही होगा। क्लियर हो गए? चलिए 39वां प्रश्न की बात करते हैं। 39वां प्रश्न है कि इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित था इंदिरा शाहनी और भारत संघ के मुकदमा हुआ था भारत संघ के बीच? बताइएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण के लिए ये हुआ था, ये जान लीजिए। अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, तो सुनिए। इसके बारे में है इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ, मतलब भारत संघ और इंदिरा शाहनी के बीच विवाद की बात हो रही है। मुकदमे में जो है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित था, सरकारी नौकरी में आरक्षण से संबंधित था। इसके अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बनाया रखा। निर्णय को क्या रखा? बनाया रखा। मतलब 27% आरक्षण देने को सरकार ने निर्णय बना दिया। समझ गए? ये हुआ था अनपिछड़े वर्ग को। परंतु आगे बात करते हैं, क्रीमी लेयर व आर्थिक रूप से सशक्त समूह को इससे बाहर रखा गया। मतलब क्रीमी जो लोग हैं, मतलब बड़े लोग हैं जो आर्थिक रूप से बिजनेसमैन है या बड़े पैसे वाले हैं, उनको इस समूह से अलग रखा गया, उन्हें आरक्षण देने का नहीं रखा गया। क्लियर? 40वां प्रश्न है। 40वां प्रश्न बताइए। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? तो ये है सी, मूल अधिकारों के प्रवर्तन से। ठीक है, ये जान लीजिए, मूल अधिकारों के प्रवर्तन से। अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए। मतलब निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जो उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक जो अधिकारिता क्षेत्र है में आते हैं हम लोग। तो अब चलिए, मूल अधिकारों के संरक्षण व प्रवर्तन से संबंधित अधिकार जो है अनुच्छेद 332 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को, याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। तो मूल अधिकारों के संरक्षण की बात हो या परिवर्तन से संबंधित अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 32 याद रखिएगा, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार मिला है, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के प्रदान किया गया है ना? ये आप जानते हैं मूल अधिकारों को। अगर बात करें विकल्प में दिए गए अन्य 3 अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। 3 जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारा है, ये हमारे प्रारंभिक अधिकार में आते हैं, है ना? क्षेत्रीय अधिकार कहने का मतलब, समझ गए? जो सर्वोच्च न्यायालय का जो है अनन्य अधिकार है, मतलब अन्य अधिकार है, ये जान लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का अन्य अधिकार है, इतना ये ध्यान नहीं रखना है, अन्य अधिकार है, याद रखिएगा। ठीक है? चलिए आगे चलें। चलिए देखिए 41 क्वेश्चन नंबर है कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 233 में आया। अनुच्छेद 233 में। क्लियर हो गया? अब 233 में तो सुनिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है? तो भारत के संविधान जो है जिसमें भाग 6 है और आर्टिकल 233, इन दोनों के अंतर्गत, मतलब भाग 6 के अनुच्छेद 333 के अंतर्गत क्या हुआ है कि जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। जिला जो न्यायाधीश है उसका उल्लेख किया गया, हम पढ़े थे। जिसके अंतर्गत क्या हुआ है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। जिला न्यायाधीशों का नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 233 के अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 233 का 234, 235, 236 में भी जिला न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया है। क्लियर? चलिए ये आ गए हमको 42 क्वेश्चन नंबर, और इसे समाप्त करेंगे। 42 है सुमलित कीजिए, बस सुमलित करना है। तो सुमलित करने के लिए आपको ध्यान रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ये सब जो है रीट है, एक तरह से याद रखना है। ठीक है, रीट पूछ रहा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर बात करें हम लोग, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमारा जो है चौथे नंबर हमारे सशरीर चाहिए, ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी आप सुन में क्या है? परमादेश, परमादेश का मतलब होता है, परमादेश एक रीट है, जानते हैं परमादेश में क्या था? तो ये था हमारा आदेश देते हैं, मतलब हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। तीसरा नंबर सही है। प्रतिषेध की अगर बात करें तो प्रतिषेध क्या होता है?
प्रतिषेध का बताइए, तो हम प्रतिषेध के बारे में भी अच्छे से जानते हैं। ये हमारा 5वां नंबर है, अधीनस्थ न्यायालय का लेख है, ये हम जानते हैं। उत्प्रेषण का भी यही होता है, अधीनस्थ न्यायालय का लेख, लेकिन उत्प्रेषण और प्रतिषेध का हम लगा दिए तो इसका हो जाएगा आपका 1। पूर्णतः सूचित किया जाता है, पूर्णतः जो है सूचित किए जाएं, ये जो है आपका उत्प्रेषण का होता है, पूर्णतः सूचित किए जाए, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 होगा, पूर्णतः सूचित किए जाते हैं। अब एक है अधिकार परीक्षा। अब परीक्षा क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्या होता है ये बताइए। तो ये होता है हमारा बचा क्या दूसरा, किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से भाई, तो ये हमारे सी नंबर होंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गए, अब इसके बारे में जान लीजिए और खत्म हो गया। तो देखिए बंदी प्रतिष्ठिकर हम सशरीर चाहिए, परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, ये रीतों उनके आदेशों का सुमिलित करना है, समझ गया, सुमिलित किया हुआ है। प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय का लेख, उत्प्रेषण, पूर्णताएं सूचित कीजिए, अधिकार मतलब किसी अधिकार से। तो ये हो गया आपके न्यायपालिका खत्म। नेक्स्ट आपका आएगा बहुत ही यूनिक और जबरदस्त क्वेश्चन, तो तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।